कि बच्चों मैंने फेयरनेस टीके नहीं लगवाए, मैं तो पैदाइशी को रहा हूँ भाई। क्योंकि फेमस होना चाहता है कि शाम इद्रीस का रिएक्शन आए। अंजी तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई यार। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग, पहला व्लॉग है। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला व्लॉग है इंशाल्लाह। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे सेव कर लिया। मैंने कहा कि भाई अगर तुम डक्की को तोड़ोगे तो मैं तुम लोगों को तोड़ दूंगा। We combine every single money making methods। सारी कहानी का मेन कैरेक्टर, एक जो मेन बंदा है ना, जो प्लानर है, वो है नदीम नानी वाला। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियाँ ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उसकी बाइक भी ले गया। ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है जो मैं पीछे हट जाऊँ। सोशल ग्लिडस का दवा है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इद्रीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। YouTube के होल हिस्ट्री में YouTube पर पहला फैमिली व्लॉग अपलोड होता है साल 2008 में। लेकिन YouTube पर जो पहले व्लॉगर पाकिस्तान के अंदर फेमस होते हैं उनका नाम इरफान जुनेजो था। और इरफान जुनेजो YouTube पर फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते थे, बल्कि ट्रैवलिंग व्लॉग और स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाया करते थे। I don't mind। लाइव अपडेट, हम लोग सभी एयरपोर्ट उतरे थे, वहाँ से तकसीम स्क्वायर 1 घंटा और दूर है, तो हम अभी 1 घंटा और बस में बैठे हैं। होटल हमेशा बियोलू एरिया में लेना, ताकसिम मेट्रो स्टेशन और टोपाने ट्राम स्टेशन के पास ज़रूरी है, बिकॉज इस्तांबुल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में जो पहले फैमिली व्लॉगर सबसे ज्यादा फेमस होते हैं वो मास सफदर थे। मास सफदर लॉकडाउन का फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं और इसमें अपनी फैमिली व्लॉगिंग अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पर। कर लिया यहाँ पर बैठ के देखूंगा परिया को कैसे बना रही है। सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने। और ओए ओए तुमने क्या हुआ बे? क्या गिरा था फिर? अबे कोल्ड ड्रिंक गिरी थी यार। गुस्सा कर रही है फजूल मेरे ऊपर। और यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा था तो अट्रैक्शन सबकी सोशल मीडिया पर थी, जिसकी वजह से मास सफदर को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और जब कोविड-19 के बाद लॉकडाउन लगा होता है तो बहुत सारे टिकटॉकर्स मास सफदर को देख के फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह एक घर की 5 बहनें जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थी, वो भी यूट्यूब पर व्लॉगिंग अपलोड करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा सिकंदर जुल्करनैन जो खुद एक टिकटॉकर थे, वो भी यूट्यूब पर व्लॉगर बन जाते हैं। और इस जैसे बहुत से लोग फैमिली व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे। और ये फैमिली व्लॉगिंग का जो एक कल्चर हमारे यहाँ न्यू डेवलप होता है। गाइस, दिस इज जुल्करनैन सिकंदर और आप देख रहे हैं जुल्करनैन सिकंदर ही। ये मेरा पहला व्लॉग है, इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय करोगे। चलते हैं एक नए सफर की तरफ, एक नई स्टोरी की तरफ। और ये जो कल्चर था फैमिली व्लॉगिंग का, ये देखते देखते ट्रेंड बनता है और ट्रेंड बनने के बाद एक फैमिली वल्गैरिटी बन चुका होता है। अब ये फैमिली व्लॉगिंग का जो तरीका था, ये एक बहुत आसान तरीका बन चुका होता है कि कोई भी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए ये बिल्कुल ही आसान तरीका दिखाई दे रहा था सबको। तो ये फैमिली व्लॉगिंग जो थी वो बिल्कुल एक आम सी बात बन चुकी थी। अब ये जो फैमिली व्लॉगिंग करते थे फैमिली व्लॉगर्स, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा अपडेट होने लगी थी फैमिली व्लॉगिंग कर करके। तो फैमिली व्लॉगिंग अब सोसाइटी में एक आम सी बात बन जाती है और ये कल्चर जो था ये हमारे यहाँ आ जाता है। पाकिस्तान में आज बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स हैं, बट आज मैं बात करूंगा उन फैमिली व्लॉगर्स की जिन लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग के इस गंदे कल्चर को एक ट्रेंड बना के इंट्रोड्यूस कराया और लोगों को इस चीज पे एम्फेसाइज किया कि वो फैमिली दिखा के अपने पैसे कमा सकते हैं। आपको सिर्फ उंगली के 5 जो उंगलियां है ना, यहाँ पे आपको व्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। माज, रजब, सिस्टोलॉजी, डकी, जुल्करनैन खत्म। छठा कौन है? कोई भी नहीं है। ये फैमिली व्लॉगर्स के जो 3 कैरेक्टर्स हैं, मास सफदर, सिस्टरोजी, सिकंदर जुल्करनैन, ये तीनों टिकटॉकर से यूट्यूबर बने पहले। इन फैमिली व्लॉगर्स में एक कैरेक्टर जो है रजब भट्ट का, ये रजब भट्ट जो है ये एक फैमिली व्लॉगिंग करते करते यूट्यूब पर फेमस हो जाते हैं। और ये लास्ट कैरेक्टर जो बचता है डक्की भाई के, डक्की भाई यूट्यूब पर पहले एक रोस्टर थे, उसके बाद ये एक फैमिली व्लॉगर बने। डक्की भाई साल 2017 में यूट्यूब पर फेमस होते हैं अपनी रोस्टिंग की वजह से। और इनकी जो फेमस होने की मेन वजह होती है वो शाम इद्रीस होते हैं। शाम इद्रीस जो 2017 में बहुत बड़े एक यूट्यूबर थे, उनको ये रोस्ट कर देते हैं। जो मतलब अब तू अपने सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावड़ा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। जो उस टाइम के फेमस यूट्यूबर थे शाम इद्रीस, वो रिप्लाई करते हैं डक्की भाई को और इस तरीके से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है साल 2017 में। इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए डक्की भाई जो थे ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं एज अ रोस्टर। लेकिन बनानी पड़ रही है क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो ऐसी खुश फैमिली में पड़ा हुआ है कि वो बहुत बड़ा रोस्टर है,
बहुत उकसाया, गालियां दी, बहुत बातें की, क्योंकि फेमस होना चाहता है कि शाम इदरीस का रिएक्शन आए। और डक्की भाई की जो रोस्ट की वजह थी शाम इदरीस को, वो सिर्फ ये थी कि शाम इदरीस हर दूसरी वीडियो में जो है वो लड़कियों को दिखाता है। डक्की भाई का जो साल 2017 में चैनल था उसकी नीश रोस्टिंग की थी, बट उस नीश में जो है बहुत ज्यादा डीमोनेटाइज और मोनेटाइज का सिस्टम होता है यूट्यूब पर। इस वजह से डक्की भाई जो है ये फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और ये एक नीच नीच से लेकर दूसरे नीच नीच तक आने तक कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। इस फैमिली व्लॉगिंग के लिए किसी भी कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कोई भी चलता फिरता जिंदा एक्टिविटी जो है वो कंटेंट बन जाती है इंसान के लिए। इस तरीके से कोई रो रहा है, कंटेंट है। भाई की बारात हो रही है, ये भी एक कंटेंट है। वॉशरूम का दरवाजा तोड़ना पड़ गया, ये भी एक कंटेंट है। बहन वॉशरूम में लॉक हो गई, ये भी एक कंटेंट है। इवन रिश्ता पक्का हो गया, सामान चोरी हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया, ये सब के सब एक कंटेंट है। और इससे बढ़कर मैं आपको न्यूडिटी बताऊं तो ये देख लो। तेरा सबा प्लीज चुप हो जाओ। सबा मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे बिल्कुल पास ही हूँ। यार रात में पागल हो, मेरा सर का ये नहीं बचती है। एग्जैक्टली जूल में लड़ाइयाँ फेंक रहे हो अभी कि अपनी फाइट स्टार्ट हो गई है। राबिया मैं तुम्हारी अच्छी थप्पड़ की तरह लगता है। इन फैमिली व्लॉगर्स के पास कंटेंट जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि कुछ मेन ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। इनके पास सबसे पहला जो ट्रिक होता है वो हनी ट्रैप होता है। देखो हनी जो है अमेरिका में लड़की को बोला जाता है, और आपने देखा होगा अक्सर फैमिली व्लॉगर्स के व्लॉग में कंटेंट कुछ भी नहीं होते हैं, बल्कि लड़कियां बहुत ज्यादा होती हैं। आप ये भी देखोगे कि फैमिली व्लॉगर्स के जो व्लॉग्स होते हैं उनमें 95% व्लॉगर्स जो है कंपलसरी रखते हैं कि लड़कियों को दिखाना है, और यही चीज फैक्ट है कि लड़कियां दिखाने से व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। इनके पास जो ये ट्रिक नंबर 2 होता है चाइल्ड ट्रैप के नाम से, इस चाइल्ड ट्रैप का साल 2008 यानी जब से इस फैमिली व्लॉगिंग का आगाज हुआ है, जब से इस ट्रिक का यूज किया जाता है। और इस ट्रैप में आप देखोगे कि जिस घर में बच्चा होगा फैमिली व्लॉगर के, उस घर में जरूर बच्चा दिखाया जाएगा। जिस तरीके से मास सफदर का बेटा उनका कंटेंट बन चुका था एक वक्त पे। ये देखो मेरे पास बासिल नहीं आ रहा है, ये भी एक कंटेंट है। बासिल का फर्स्ट रोजा, ये भी एक कंटेंट है। इवन बासिल मीट दानिश तैमूर फर्स्ट रिएक्शन, ये भी एक कंटेंट है। और ये भी देखो कि ट्रिप से पहले बासिल को डांट क्यों पड़ी, मतलब कैसे कैसे कंटेंट आ रहे हैं आजकल मार्केट में। इसी तरह दूसरे फैमिली व्लॉगर सिकंदर जुल्करनैन का भी कंटेंट है। इन बच्चों को भी नहीं मालूम था कि ये बेचारे पैदा होते ही कंटेंट बन जाएंगे। ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 1, इन दोनों ट्रैप में जो है व्यूज अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि जो इनकी ऑडियंस होती है वो मेजोरिटी 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे ही होते हैं। अब इन ट्रिक्स का यूज करके जो फैमिली व्लॉगर्स हैं ये अच्छे खासे पैसे जनरेट कर लेते हैं व्लॉगिंग से। तो आप कितना कमा रहे हैं? समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। आप कितनी ऑल्टो ले सकते हैं? शोरूम पूरा खड़ा कर सकता हूँ। अब ये शो ऑफ ट्रिक का यूज करते हैं। कभी ये पैसों का शो ऑफ करेंगे अपनी व्लॉग्स में, कभी ये लड़ाई झगड़े दिखाकर शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि न्यू कार खरीदी, शादी में इतना ज्यादा पैसा लुटाया, शादी की जो कलेक्शन हुई ये अच्छी खासी हो गई है इनके पास। इनकी जो ऑडियंस है वो इन सब चीजों को आइडियलाइज करेगी और बाद में इनके क्लिप्स एडिट कर कर अपलोड करेगी, और ये बताने की कोशिश करेगी कि बिल्कुल सिग्मा है। इन लोगों को बिल्कुल भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि दिखाया क्या जा रहा है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। इनको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि व्यूज कितने आ रहे हैं और पैसा कितना जनरेट हो रहा है। इन फैमिली व्लॉगर्स के पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं है। इवन इनकी जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा समझदार भी नहीं है कि उन्हें रियल वैल्यू ऑफ कंटेंट मालूम हो कि ये होता क्या है। यही वजह है कि जो भी ये लोग बनाते हैं वो सब एक ट्रेंड बन जाता है और ये खुद को एक लेजेंड समझने लगते हैं। कोर्स है, दैट इज YouTube कोर्स। लेजेंड्स ऑफ भाई खुद सिखाएगा। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं। फैमिली व्लॉगर्स किसी भी वक्त कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, उसके बाद इन्हें यही चीज कंटेंट लगने लगेगी और ऑडियंस को भी यही चीज दिखाने लग जाएंगे, और सब समझेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है ये बिल्कुल फैक्ट है और यही ट्रेंड है। जिस तरह अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि डक्की भाई और रजब भट्ट ने एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जिसके बाद इन्हें कंटेंट ही कंटेंट मिला और इन दोनों चैनल्स के जो सब्सक्राइबर्स ने वो एक दूसरे में बढ़ने लग गए। इन फैमिली व्लॉगर्स के 98% जो स्क्रिप्टेड कंटेंट्स होते हैं वो सबके सब फेक होते हैं। ये देखो इजरार की वेबसाइट पे एक आर्टिकल है जिसमें मैंने पहले बताया था कि 2008 से चाइल्ड ट्रैपिंग का जो सिस्टम है फैमिली व्लॉगिंग में वो चलता आ रहा है। ये देखो लिखा है कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने फायदे के लिए व्लॉगिंग में बच्चों की जिंदगी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बच्चों को एक फिल्म की तरह एक्ट करने का बोलते हैं कि व्लॉग में किस तरीके से उन्हें एक्ट करना है। अगर इस आर्टिकल पे भी आप लोगों को बिलीव नहीं है कि ये लोग जो भी करते हैं वो सब एक स्क्रिप्टेड होता है व्लॉग के अंदर, तो फिर ये देखो ये वीडियो है। ये देखो इस व्लॉग में नदीम नानी वाला जो एक टिकटॉकर है, इसको रजब भट्ट एक गाड़ी गिफ्ट करता है कस्टमाइज करा के, लेकिन यही गाड़ी जो है ये नदीम नानी वाला खुद कस्टमाइज कराता है, जिसकी वीडियो ये रही।
और यही दूसरी वीडियो में देखो तो रज्जब भट्ट और इसके दोस्त मान डोगर दोनों एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और रज्जब भट्ट गाइड कर रहा है कि मान डोगर को किस तरीके से व्लॉग में क्या बोलना है। अब ये बात सोची जाए कि कितना ज्यादा ड्रामेटाइज किया जाता है एक व्लॉग को शूट करने के लिए, किस तरीके से गाइड किया जाता है कि एक इंसान ऐसे बोलेगा, फिर बाद में दोस्त ऐसे बोलेगा, फिर फैमिली मेंबर ऐसे बोलेगा, उसके बाद मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रज्जब भट्ट और डक्की भाई ये दोनों एक फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये जो है एक कोर्स लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब जब इन लोगों ने कोर्स लॉन्च करने की बात की थी उसी टाइम पे मैंने ये वाली एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से कोर्स बेचने के लिए कंट्रोवर्सी की गई है। और इस वीडियो में मेरा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि रज्जब भट्ट और डक्की भाई जो लोगों को पहले गालियां देना सिखाते हैं वही लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये कितना अजीब लगेगा। बट ये जो कोर्स लॉन्च होने वाला था इस कोर्स में एक अरब ऐसे लोग जो हैं वो ई कॉमर्स और ट्रेडिंग जैसी चीजों को प्रमोट करेंगे और हमें सिखाएंगे कि ये कैसे करते हैं, जबकि इन्होंने कभी ई कॉमर्स किया भी नहीं है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो इनका ये कोर्स प्रोजेक्ट था ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और ये लोग लॉन्च करते हैं और रज्जब भट्ट के चैनल पे एक व्लॉग आता है जिससे पता चलता है कि इनका जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है। कि वी कंबाइंड एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड्स जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई की मार्केटिंग, स्टोर आपने कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर ई कॉमर्स कोर्स। इस व्लॉग में एक छोटा सा पार्ट है, अगर उस पार्ट में आप देखो तो उस पार्ट में हैदर शाह जो है रज्जब भट्ट का जो दोस्त है उसकी लड़ाई भी होती है किसी से। उस लड़ाई को तो पूरा कवर नहीं किया जाता बल्कि उसके जो शॉर्ट्स होते हैं छोटे छोटे वो दिखाए जाते हैं। अब मे भी जो लड़ाई थी इनके व्लॉग में उस लड़ाई को भी स्क्रिप्टेड रखा गया होगा ताकि इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप मिले और ये व्लॉग जो है वो मिलियंस क्रॉस कर जाए और जितने ज्यादा व्यूज हो सके उतने ज्यादा व्यूज ग्रैब किया जाए इस वीडियो पे। इन फैमिली व्लॉगर्स का जब ये कोर्स लॉन्च होता है तो एक यूट्यूबर थे तलहा नाम के, इनका चैनल था तलहा रिव्यूज के नाम से। तलहा रिव्यूज अपने एक वीडियो में इनके कोर्सेज को पूरे तरीके से टारगेट करते हैं। क्या किया, पैसे था कमाने ने। तो अनस अली की सारी स्टडी करने के बाद जब इसको पता चला कि भाईजान कोर्स तो करोड़ों रुपए आते ने, इसने खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया कि मैं भी शॉपिफाई करता, मेरा भी ई कॉमर्स है। इसने नादर अली की पॉडकास्ट में बैठ के भी बोला कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, हालांकि इसको ई कॉमर्स का तो एल भी नहीं आता, ओह सॉरी ई। और तलहा रिव्यूज के टारगेट करने के बाद इन यूट्यूबर्स का जो एक कोर्स था ये पूरी तरीके से एक हेट लिस्ट में चले जाता है और ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और अकॉर्डिंग टू तलहा रिव्यूज उनके फादर को अगवा किया जाता है उनके घर में घुसकर। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं, मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। ठीक है, तलहा रिव्यूज इतने ज्यादा गुस्से में आते हैं कि ये अपने बाप की कसम खाते हैं कि ये इनमें से किसी के साथ भी नेगोशिएट नहीं करेंगे और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है जो मैं पीछे हट जाऊं। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर हैरत अंगेज बात ये होती है कि तलहा रिव्यूज बाद में डक्की भाई के साथ कोलैब कर लेते हैं और पॉडकास्ट में उनको इनवाइट कर देते हैं। नहीं पता है कि इस बीच तलहा रिव्यूज और डक्की भाई के बीच में क्या नेगोशिएट होती है आपस में। इतने बुरे तरीके से जो बिहेव किया डक्की भाई और दूसरे यूट्यूबर्स ने तलहा रिव्यूज के साथ, तो क्या वजह बनी कि तलहा रिव्यूज और बाकी यूट्यूबर्स में नेगोशिएट होने लगी। बट जब ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी तलहा रिव्यूज वर्सेस डक्की भाई, नदीम नानीवाला एंड रज्जब भट्ट, तो इनके बीच में एंट्री होती है शाम इदरीस की। शाम इदरीस वही इंसान है जो 2017 में एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर थे जिनको रोस्ट करने के बाद डक्की भाई फेमस हुए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। और शाम इदरीस की उस वीडियो के बाद डक्की भाई को इतना ज्यादा हेट मिलने लग गया कि डक्की भाई के सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब करने लग गए डक्की भाई के चैनल को। अगर हम डक्की भाई चैनल के एनालिटिक्स पे नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि 3,70,000 सब्सक्राइबर्स ने डक्की भाई के चैनल को अनसब्सक्राइब किया इसी महीने में। लेकिन अगर तलहा रिव्यूज के चैनल के एनालिटिक्स पे हम नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट इतने ही सब्सक्राइबर्स तलहा रिव्यूज ने इस महीने में अर्न किए हैं। यानी 3,70,000 सब्सक्राइबर्स अगर वहां डक्की भाई के ड्रॉप हुए तो यहाँ पर 3,70,000 ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स तलहा रिव्यूज के बढ़ गए। फिर बाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आपस में कोलैब कर लिया, नेगोशिएट कर लिया और एक ही पॉडकास्ट में आकर बैठ गए आमने सामने।
यानी देखा कि किसी भी कंट्रोवर्सी से इन्फ्लुएंसर्स को कितना ज्यादा फायदा हुआ, कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ गए और कितने फेमस हो गए ये लोग। बाद में भले इन लोगों ने नेगोशिएट कर लिया होगा, आपस में कोलैब करके एक साथ दोनों पॉडकास्ट में आमने सामने बैठ गए होंगे, बट फायदा देखे जाए कितना ज्यादा हो गया। डक्की भाई तलहा रिव्यूज के साथ इस पॉडकास्ट में बैठकर अपने आप को बिल्कुल इमैक्युलेट शो करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से नदीम नानीवाला इन्हें अपने हर मसले में फंसाता था। हमारा एक और म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है, उसको नदीम की कॉल आती है और मैं उससे पूछता हूँ यार इससे पूछ कि क्या करना डक्की का, यार इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसने पूछा नदीम से कि क्या करना डक्की का, इतना कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो आगे से कहता ओ डक्की इज फिनिश्ड यार। तो डक्की भाई बिल्कुल इमैक्युलेट है इन सब मैटर में। मगर सोचो कि डक्की जब सबको रोस्ट करता था 2017 में, तो सबसे पहले नदीम नानीवाला इसको सेव करता था और किसी भी थ्रेड से इसे बचाता था। इवन एक पॉडकास्ट में बैठकर डक्की भाई ने नादिर अली को बोला था कि मुझे बहुत से लोग मारने आए, 3 वाकयात हुए, उनमें से एक में जो है मेरा दोस्त मेरे साथ था जिसने मुझे सेव किया। ये मैं फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 से 3 और एग्जांपल हैं जहाँ पे मुझे एक बार मार पड़ी है, एक बार मैं बच गया, एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे सेव कर लिया। यही बात नदीम नानीवाला नादिर अली के एक पॉडकास्ट में बताता है कि किस तरीके से डक्की भाई को उसने सेव किया था जब एक टिकटॉकर हारिस को डक्की भाई ने रोस्ट किया और हारिस उसने मारने आया था। टिकटॉकर था, हारिस अली नाम था उसका। अच्छा हाँ, उसको कुछ रंजिश थी कि मुझे डक्की ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, रोस्टिंग किया, तो उसको किसी ने मुखबिरी की तो वो आ गया। वो असल में जा रहा था शादी पे अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो वो वहाँ पे स्टूडियो के बाहर आ गया। अब उसको ये नहीं था पता कि मैं वहाँ बैठा हूँ, तो उन्होंने डक्की शक्की को जो ना वाकई कुछ लगानी थी। तो मैं बाहर आ गया, मैंने कहा भाई क्या मामला। उन्होंने कहा भाई हमें इसने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, तो हमसे इसने अपोलोजाइज़ नहीं की, तो आज हमने इसको तोड़ देना। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम डक्की को तोड़ोगे तो मैं तुम लोगों को तोड़ दूंगा, क्योंकि डक्की से जंग होगी तो फिर नानी वाले से जंग हो गई। इसके अलावा जब भी डक्की भाई फंसता था तो नदीम नानीवाला उसे हर तरीके से सेव करता था। और अगर अब देखा जाए तो डक्की भाई के लिए नदीम एक आस्तीन का सांप है। ये लोग आपस में ब्लेम गेम कर रहे हैं ताकि इन लोगों को हमदर्दी मिल सके आवाम की तरफ से। और ये जो पॉडकास्ट आई थी डक्की भाई और तलहा रिव्यूज की, इस पॉडकास्ट के बाद रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें पता चलता है कि रजब भट्ट किस तरीके से ब्लेम गेम खेल रहा है। यानी डक्की भाई एक तरफ नदीम नानीवाले पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं और दूसरी तरफ रजब भट्ट डक्की भाई पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और देखा जाए तो रजब भट्ट की नजर में ये कोई भी फ्रॉड नहीं है कि एक कोर्स आपने बेचा और वो कोर्स किसी भी काम का नहीं है, बल्कि रजब भट्ट कहते हैं कि फ्रॉड वो होगा कि हमने एक कोर्स बेचा और उस कोर्स में कुछ वेबसाइट पे मिला ही नहीं आपको। यानी आप यहाँ पर एक इमेजिन कर लो कि आप टीवी की दुकान पे गए टीवी खरीदने के लिए, आपको एक टीवी वाले दुकानदार ने बोला कि ये टीवी बहुत अच्छा है बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप खरीद लो। आप वो टीवी खरीद के घर पे लाते हो, अगले दिन वो टीवी खराब हो जाता है, तो वो कोई फ्रॉड नहीं होगा, बल्कि फ्रॉड तो वो होता है कि जो आप टीवी लेकर आए हो उसके डब्बे में टीवी ही ना निकले। मतलब सोचो कि कितना ज्यादा सेंस है इनकी बात में। मतलब कोई इंसान इतना भी ज्यादा सेंसलेस हो सकता है कि वो ऐसी बात करे। अब सवाल ये बनता है कि तलहा रिव्यूज जिन्होंने अपने बाप की कसम खाई थी कि मैं इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अकॉर्डिंग टू तलहा रिव्यूज इनके घर से इनके वालिद साहब को अगवा किया गया, तो तलहा रिव्यूज डक्की भाई के साथ क्यों कोलैप्स कर रहा है? देखो जिस तरीके से रजब भट्ट और अनस अली की स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी हुई थी जिसको मैंने एक्सपोज किया था इस वीडियो में, ठीक इसी तरीके से मे भी ये पैसों के लिए एक कंट्रोवर्सी हो सकती है। चलो अब जिस कोर्स को लेकर ये इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उस कोर्स पे भी एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि उस कोर्स से हमें क्या सीखने को मिला। तीसरा जो हमारे पास कोर्स है वो है अम्मी और बाजी YouTube पर बेचने वाला। भाई को तो सिखाएगा। नहीं ठीक है, चलो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।